हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, पहले हम चैप्टर को क्वेश्चन आंसर से पहले एक बार चैप्टर को दोबारा देख लेते हैं, समझ कर लेते हैं एक बार और। तो हम एक बार ये बॉक्स में लिखा है पढ़ लेते हैं कुछ। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद या प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। फ्रेंड्स, जो ये पूर्ण जो पूरा होता है, मतलब अच्छी तरह लिखा हुआ पूर्ण रासायनिक समीकरण, उसमें हमें ये पता चल जाता है कि ये कौन सी अवस्था में है। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऊपर बॉक्स में लिख रहे होंगे, यहाँ पे जैसे एस लिख रहा है तो ये सॉलिड है, जैसे यहाँ पे जी है तो ये गैस है, जैसे यहाँ पे एस है तो ये सॉलिड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वाक्य का ये मतलब था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम दूसरा पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण को संतुलित होना आवश्यक है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ये उसका आंसर हो जाएगा, जैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी संयोजन अभिक्रिया की छोटी सी परिभाषा याद करने के लिए। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ यानी एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। फ्रेंड्स, ये वियोजन और संयोजन अभिक्रिया दोनों थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। इनको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे अगर आपको संयोजन याद हो गई तो वियोजन भी आपको याद हो जाएगी। जैसे संयोजन में क्या होता है, जैसे जो दो या दो से अधिक पदार्थ हैं वो मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसके विपरीत ही वियोजन में होता है कि जो एक अभिकारक होता है उससे अलग अलग टूट कर उत्पाद बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इसका मतलब। तो आगे हम देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिन अभिक्रिया के साथ अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब जब क्रिया करते हैं अभिकारकों की, तो वह उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी अगर बनती है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊष्माक्षेपी था और यहाँ पे ऊष्माक्षेपी है। इन दोनों में ये डिफरेंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे इसमें क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं वो क्रिया करते हैं, तो जब वो क्रिया करते हैं तो उत्पाद बनते टाइम जो ऊष्मा है उसका अवशोषण करते हैं, जिससे हम उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। फ्रेंड्स, ये विस्थापन अभिक्रिया की एक छोटी सी परिभाषा है, ये याद कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं।
द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलीय लवण प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, जो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है उससे हमें अविलीय लवण प्राप्त होता है, यानी जो घुलता नहीं है ऐसा हमें लवण प्राप्त होता है। तो आगे हम देखते हैं, अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है, यानी हानि भी होती है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास यानी हानि ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास यानी हानि या हाइड्रोजन का योग उपचयन कहलाता है। सही फ्रेंड्स, अपचयन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी यहाँ से यहाँ तक समझी। फ्रेंड्स, ये आगे कुछ क्वेश्चन आंसर है बुक के, इन्हें भी हम बाद में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ जो मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है तो फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, ये मैंने जो भी क्वेश्चंस बनाए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इन्हें आप हो सका तो याद करने की कोशिश करिएगा। इनका मैं आपको एक PDF बनाकर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। फ्रेंड्स, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आपको अंतर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन को। यह वो परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी भौतिक परिवर्तन की परिभाषा। अब देखते हैं हम रासायनिक परिवर्तन को। यह वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ भी बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें एक नया पदार्थ भी बनता है। तो अब मैं आपको इन दोनों के बीच एक अंतर बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतर जैसे क्या हो गया, जैसे भौतिक परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन में फ्रेंड्स इसमें हमें कोई नया पदार्थ नहीं मिलता, लेकिन इसमें हमें नया पदार्थ मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या होता है कि जो इसमें ये भौतिक होता है इसे हम जैसे एक बार हमने जैसे पानी को बर्फ़ बनाया तो हम बर्फ़ को पिघाल कर वापस पानी बना सकते हैं, लेकिन जो इसमें रासायनिक होता है इसमें जब हम क्रिया करते हैं तो वही पदार्थ हम दोबारा वापस नहीं ला सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 मिनट आप रुकिए। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो फ्रेंड्स, भौतिक परिवर्तन में पहला अंतर देखते हैं हम, पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है, परंतु इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे नमक का जल में घुलना। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसमें पदार्थ के सभी गुण बदलते हैं तथा नया पदार्थ बनता है, जैसे कार्बन का जलना। फ्रेंड्स, कार्बन का यहाँ जलना जैसे लकड़ी को जलाना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं दूसरा अंतर, पदार्थों के भार में कोई अंतर नहीं आता। फ्रेंड्स, जो इसमें होता है भौतिक में, इसमें पदार्थ के भार यानी वजन में कोई अंतर नहीं आता, और इसमें जो होता है रासायनिक में सामान्यतः पदार्थों के भार में अंतर आ जाता है। फ्रेंड्स, सामान्य मतलब इसमें नॉर्मली इसमें पदार्थों के भार में अंतर आ जाता है, वजन में अंतर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देखते हैं तीसरा, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। फ्रेंड्स, ये परिवर्तन जो होता है ये अस्थायी होता है, मतलब ये एक जगह नहीं रह सकता, मतलब एक जगह नहीं रुकता ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये वापस बदल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखते हैं अब इसका, यह परिवर्तन स्थायी होता है। फ्रेंड्स, अगर ये परिवर्तन एक बार मतलब क्रिया हो गई अगर कोई दो अभिकारों के बीच रासायनिक परिवर्तन में,
तो ये एक नया उत्पाद बनता है और ये स्थायी होता है, ये दोबारा वापस चेंज नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं चौथा अंतर, पदार्थों के आंतरिक संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पदार्थों के जो आंतरिक संगठन यानी जो उनके अंदर के जो कुछ होता है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पदार्थों का आंतरिक संगठन बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें जैसे हम बहुत तत्व होते हैं जैसे कार्बन या ऑक्सीजन, तो उनमें जो उनकी जो संयोजकता लिखती है मतलब द्रव्यमान होता है उनका, उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? फ्रेंड्स रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम देख लेते हैं इसका आंसर। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे अगर हम जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम के प्रतीक से और ये ऑक्सीजन का प्रतीक है, इससे ये प्रदर्शित हो रहा है कि इन दोनों का मतलब ये बीच में योग का निशान है, इन दोनों में क्रिया करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक उत्पाद बन रहा है और ये दोनों अभिकारक हैं। तो ये था रासायनिक समीकरण का उदाहरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? फ्रेंड्स संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हम देख लेते हैं एक बार। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे हम संतुलित समीकरण कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ये हमने एक उदाहरण ले रखा है। ये इधर वाले जो होते हैं ये अभिकारक होते हैं और ये उत्पाद ले रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं फ्रेंड्स एक बार हम, ये संतुलित है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, ये जिंक ले लिया, इसमें कौन कौन से देखते हैं। पहले तो जिंक है, हाइड्रोजन और ये सल्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ले लिया हमने। तो सबसे पहले हम जिंक का देखते हैं कि इधर कितने हैं, मतलब इधर इसके द्रव्यमान कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर इसमें कुछ लिखा, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। यहाँ पे भी कुछ ही नहीं है तो यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। और फ्रेंड्स सल्फेट का यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो फ्रेंड्स ये से आप इसको ऐसे टेबल बनाकर चेक कर सकते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे भी 1 है, ये भी 2 है और ये भी 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये समीकरण संतुलित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बाद में फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि संतुलित समीकरण कैसे करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि आपको संतुलित समीकरण में क्या क्या नहीं समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? उदाहरण देकर समझाइए। फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया, फ्रेंड्स जैसे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो हम देखते हैं एक बार इसकी परिभाषा देखते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया करने पर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले रखा है ये मैग्नीशियम है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हाइड्रोक्लोरिक है और यहाँ पे ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है जो ये ऊपर उड़ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों का जब हमने क्रिया करा
तो ये एक नया ही पदार्थ बन गया। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन जो गैस थी वो ऊपर उड़ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण और ये परिभाषा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया को। ठीक है फ्रेंड्स, तो संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे इसमें दो या दो से अधिक, यानी जो अभिकारक वो हम दो या दो से अधिक ले सकते हैं। तो जब ये दो से अधिक क्रिया करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये एक ही उत्पाद बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको जैसे मैं आपको एक बार ऐसे समझाता हूँ। चलिए तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब एक संयोजन अभिक्रिया समझाता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे आपने यहाँ पे ए लिया और यहाँ पे आपने इसमें प्लस कर दिया बी, यानी ये तो हो गए अभिकारक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो अभी अभिकारक हो गए। तो जब ये ए और बी प्लस हुए तो ये क्या बन गया, ए बी। यानी फ्रेंड्स ये एक अकेला उत्पाद ही तो बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही ए और बी को प्लस करेंगे तो ए बी बनता है, यानी ये एक संयोजन अभिक्रिया का एक फॉर्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आप याद कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं ए की जगह सी प्लस और बी की जगह ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम इसको करेंगे तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गई संयोजन अभिक्रिया। तो आगे और देखते हैं अब हम अपनी अगली अभिक्रिया को। फ्रेंड्स, तो अब अपनी अगली अभिक्रिया को देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक अपघटित यानी टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम वियोजन अभिक्रिया को अपघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आपके आ जाए कि अपघटनीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उसमें आप ये वाली जो है डेफिनेशन परिभाषा इसे आप लिख दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि वियोजन या अपघटनीय ये दोनों एक ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ वियोजन अभिक्रिया को। ठीक है फ्रेंड्स, तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स, हमने बुक में ही पढ़ा था कि वियोजन अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कार्य होता है। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें एक अभिकारक होता है और वो अभिकारक टूट कर अलग अलग उत्पाद बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं आपको फ्रेंड्स, जैसे आपने यहाँ पे ए बी ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए बी को अगर हम तोड़े तो ये ए प्लस बी हो गया, यानी ये संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कार्य हो रहा है, तो इसे हम वियोजन बोलेंगे। वियोजन यानी टूटना, तो इसे ध्यान रखिएगा। वियोजन यानी ये देखिए यहाँ पे टूट रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टूट रहा है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ये जब इसको तो इसमें हम उष्मा प्रदान करेंगे, मतलब इसके ऊपर उष्मा करेंगे, तो यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आप देखते हैं अब अपनी अगली अभिक्रिया को। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है इसके अंदर भी 3 प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और एक और होती है जिसे हम प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले देखते हैं उष्मीय वियोजन को। जब किसी पदार्थ के वियोजन के अभिक्रिया उष्मा देने पर होती है तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
ये वही उदाहरण है जो हमने अभी पहले देखा था। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर, इसमें हमने जब उष्मा दी तो ये अपघटित हो गया, यानी ये टूट गया। ये टूटा किसमें, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये बुझा हुआ चूना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी ऊष्मीय वियोजन। तो ये बहुत आसान सी इसकी परिभाषा है। जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं अगली विद्युत वियोजन को। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रभावित करने पर वियोजन होता है उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें जब हम किसी अभिकारक पर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो जो उत्पाद बनता है वो टूट जाता है। तो इसमें वियोजन अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पे हमने ले रखा है, ये सोडियम और ये क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, इसमें हमने विद्युत प्रवाहित करी तो यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड अलग अलग हो गए और ये क्लोराइड है जो ये ऊपर उड़ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं अपनी अगली वियोजन, प्रकाशीय वियोजन को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है प्रकाशीय वियोजन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पर प्रकाश डालने पर वियोजन होता है उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस पर जैसे अभी किसी इस पर जैसे ये है सिल्वर क्लोराइड है, इस पर हमने सूर्य का प्रकाश डाला तो ये क्या वियोजन हो गया, ये टूट गया किसमें, सिल्वर में। ये देखिए, ये सिल्वर है और ये क्लोराइड, ये अलग अलग है, दो अलग अलग हो गए दोनों। तो ये जिस प्रकाश के द्वारा मतलब प्रकाश के द्वारा वियोजन होने को हम प्रकाशीय वियोजन कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली हम देखते हैं अपनी तीसरी अभिक्रिया को, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी इसकी परिभाषा। तो आइए अब इसको उदाहरण से हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रखा है, यहाँ पे ये आयरन है, यहाँ पे आयरन है और ये है कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट इन दोनों का अभिकारक, ये दोनों अभिकारक हैं। और यहाँ पे जाकर ये जो था ये आयरन और ये सल्फेट, ये आयरन सल्फेट बन गया। यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे ये आयरन सल्फेट बन गया और यहाँ पर कॉपर यहाँ पे आ गया। मतलब इन दोनों ने एक तरह से क्या है, जगह बदल ली। जैसे हम किसी लाइन में चल रहे होते हैं, जैसे कोई आगे बढ़ जाता है तो हम उसकी जगह पे आ जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स वैसे ही होता है, इसमें भी जगह बदल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको विस्थापन अभिक्रिया को डिटेल में और समझाता हूँ। जैसे फ्रेंड्स, आपने क्या करा, जैसे यहाँ पे लिया ए बी प्लस सी, जब इन दोनों का क्रिया हुई तो यहाँ पे क्या बन गया, ए सी और यहाँ हो गया बी। मतलब इसकी जगह इस यहाँ पे आ गई और जो इसकी जगह थी वो यहाँ पे आ गई। मतलब जो पहले यहाँ पे ए बी था यहाँ पे ए सी हो गया, मतलब बी यहाँ पे बी की जगह सी आ गया। और जो यहाँ पे ए बी था ना, यहाँ पे जो बी था वो यहाँ पे सी की जगह आ गया। मतलब एक इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, मतलब ये विस्थापन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे यहाँ पे हमने लिया था ना, जैसे ये एफ ई है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इसको आप सी मान लो, एफ ई को, इसमें हम प्लस करेंगे CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, इसे आप ए बी मान लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम इन दोनों की क्रिया करें तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे आयरन सल्फेट, यहाँ पे आयरन सल्फेट एक साथ आ गए और जो कॉपर है वो अलग हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये आप इस फॉर्मूले से इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो सी था आयरन वो यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, और जो यहाँ पे बी था सल्फेट, वो बी यहाँ पे है कॉपर
तो ये कॉपर यहाँ आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तो आगे हम देखते हैं अब अपनी कौन सी अभिक्रिया है। तो फ्रेंड्स अब हमारी अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें द्विविस्थापन, यहाँ पे इसमें दोनों जो होते हैं घटक, इन दोनों की अदला बदली होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, सोडियम और सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे कितना है, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम सल्फेट हो गया, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो गया। मतलब इन दोनों ने जगह चेंज कर ली। तो इसको मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ले लिया ए बी में प्लस किया है CD। तो जब यहाँ पे द्विविस्थापन हुआ तो यहाँ पे द्विविस्थापन यानी डबल विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब AD, और ये जब बीच की बची यहाँ पे लिख देंगे उन्हें CB। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हुआ ये कि जो यहाँ पे ये A था, यहाँ पे ये A है, A के साथ क्या है B, लेकिन फिर यहाँ पे चेंज हो गई जगह, और यहाँ पे ये D आ गया, यानी D आ गया। तो D की जगह थी वो यहाँ पे आ गई, और जो C है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, और जो B था वो यहाँ पे आ गया, और जो A है वो यहाँ पे आ गया। भाई इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे A के साथ B था, यहाँ पे A के साथ D हो गया, यहाँ पे C के साथ D था, यहाँ पे C के साथ B हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी द्विविस्थापन अभिक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम और आगे देखते हैं कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अब अपनी अगली अभिक्रिया को देखते हैं, उपचयन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया करने पर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स इस अभिक्रिया का मतलब है कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन प्लस करा तो यहाँ पे क्या बन गया, ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई ताप देने पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका उदाहरण है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत आसान है। और जैसे ऑक्सीजन की वृद्धि कैसे होती है, ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं अपनी अभिक्रिया को। तो हमारी अगली अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी हानि होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स ये जो उपचयन है ये इसके विपरीत कार्य करता है। मतलब इसमें तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और इसमें ऑक्सीजन की हानि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे दे रखा है ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें जब हमने हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करा, ठीक है, ये तापन है, इसका हमने ताप दे रखा था, तो यहाँ पे क्या है, ये कॉपर क्या है, कॉपर आ गया, और जो ऑक्सीजन है वो मतलब ऑक्सीजन की हानि हो गई इस कॉपर को, है ना, और ये जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पे आ गया, और ये जाके क्या बन गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जल हो गया। तो ये थी अपचयन अभिक्रिया, इसको भी याद करना बहुत आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम और देखते हैं अपनी अगली अभिक्रिया को, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन या अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो अभिक्रिया होती है इसके अंदर ना ही
ऑक्सीजन में इसमें क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि भी होती है और हानि भी होती है। मतलब इसमें जो ये जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जिंक ऑक्साइड है। यहाँ पे जब ये आया तो यहाँ पे ऑक्सीजन की हानि हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन की आ गई, हानि हो गई। लेकिन जो यहाँ पे कॉपर था, कॉपर, यहाँ पे जब ये कॉपर आया, मतलब यहाँ पे जब अभिक्रिया हुई तो यहाँ पे उत्पाद में जाकर ऑक्सीजन में ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें वृद्धि हो गई और इसमें हानि हो गई। तो इसमें क्या है फिर, इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, उपचयन और अपचयन, इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं। इसलिए हम इसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अपनी अगली अभिक्रिया को देखते हैं। ठीक है तो फ्रेंड्स, तो ये हमारी कितनी, हमारी अभिक्रिया खत्म हो चुकी है। तो ये थी हमारी 7 अभिक्रियाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम कुछ और देखते हैं। ये हमारे चैप्टर में है, जैसे संचारण किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ऐसे क्वेश्चन बनता है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं संचारण को पहले। जब किसी धातु की सतह वायु, जल अथवा चारों ओर उपस्थित किसी अन्य पदार्थ द्वारा अभिकर्मित हो जाती है, यानी जब किसी वस्तु को हम धातु की, जैसे लोहे की कोई वस्तु को हम वायु या जल के अथवा चारों ओर उपस्थित किसी अन्य पदार्थ द्वारा, मतलब कोई आर्द्रता यानी नमी वाली जगह पर रख देते हैं, तो उसमें तब ये संचारित कही जाती, यानी ये इसे हम बोलते हैं कि इस पर जंग लग जाता है। इसे हम बोलेंगे कि जंग, जिस पर जंग लग गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम पढ़ते हैं, यह प्रभाव संचारण कहलाता है। मतलब ये इसमें कुछ ही नहीं है फ्रेंड्स, इसमें जब लोहे का जंग लगता है तो उसे हम संचारण अभिक्रिया या प्रभाव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद करना आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं। संचारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। फ्रेंड्स, जब लोहे पे जंग लगता है ना तो क्या है, लोहा बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो बहुत उसे मतलब लोहे को बहुत क्षति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लोहे का संचारण एक गंभीर समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या है, बहुत जगह पानी के अंदर लोहे की जो वस्तु है वही काम में ली जाती है, लेकिन जब वो ख़राब हो जाती है तो इससे बहुत बड़ा हमें नुकसान हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण का ही एक अन्य उदाहरण है। फ्रेंड्स, जो चांदी के ऊपर है काली और जो तांबे के ऊपर है हरी परत देखी होगी आपने, हल्की हल्की सी, तो वो भी एक संचारण की उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देख लेते हैं और वृत्त गंधिता। ठीक है फ्रेंड्स, तो वृत्त गंधिता किसे कहते हैं, जब वसा तथा तेल उपचयित हो जाते हैं तब ये वृत्तिगंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जब वसा या तेल, जैसे कोई हमारे खाने में ज़्यादा वसा होता है या जिसमें हम ज़्यादा तेल डालते हैं तो वो उसमें उपचयित हो जाता है, मतलब उपचयित यानी ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाती है। तब इसमें क्या होता है, जो ये वृत्ति गंदी हो जाती है, जो मतलब इनका ना गंदा स्वाद आता है और गंदी से एक महक आने लग जाती है ना। जो आगे हम देखते हैं, वसाओं तथा तेलों का उपचयन प्रतिऑक्सीकारक मिलकर अथवा भोज्य पदार्थों को वायु विरोधी बर्तन में रखकर इन्हें नाइट्रोजन में प्रभावित करके रोका जा सकता है। मतलब फ्रेंड्स, जो हमारा जो ये खाना होता है इसे हम कैसे भी, मतलब नाइट्रोजन गैस जो होती है उसमें प्रभावित करके रोक सकते हैं। या फिर वायु रोधी जो बर्तन होते हैं, जिसमें मतलब एयर टाइट जो हमारे डब्बे होते हैं घर में मिल जाते हैं प्लास्टिक के, जिनमें हवा बहुत कम जाती है, उसे हम खाने को मतलब गंदा या स्वाद परिवर्तित होने से बचा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक उदाहरण देख लेते हैं इसका भी। आलू की चिप्स की थैली में नाइट्रोजन प्रभावित करके रोका जा सकता है। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि जो आलू की चिप्स होती हैं, लेस होती है, उसमें ज़्यादातर हवाई भरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हवा भरी होती है उससे वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो फ्रेंड्स, वो नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं ताकि जो वो चिप्स है वो एकदम फ्रेश रहे।
उसमें जैसे ये इसमें दे रखा है जैसे जैसे गंध और स्वाद में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स, वो वैसे की वैसे रखती है। और जब आप उसे खोल देते हो, जैसे उस पैकेट को फाड़ देते हो या आप उसको कुछ दिनों के लिए रख दो, तो आप देखोगे उस स्वाद में और उसकी महक में कुछ परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे मैं अब आपसे थैंक यू बोलता हूँ और मेरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अगली वीडियो में जल्द ही लेके आऊँगा फ्रेंड्स। अगली वीडियो में आपको समझाऊँगा कि वो जो पीरियोडिक टेबल है और कुछ आपको बताऊँगा तत्वों के बारे में भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।